Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Learning Pharmacy with Dr. Radhika Bhaskar. Please do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Today we'll start a new chapter that is precipitation titration. इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे. तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से. Let's start the presentation with the definition of precipitation titration. It is a type of titration which involves the formation of precipitates during the titration technique. मतलब जब हम titration कर रहे हैं तो हमारे पास precipitates form होंगे. Precipitates भी कह सकते हैं हम, कुछ insoluble substances भी कह सकते हैं. ठीक है. तो इस रिएक्शन में कैसा रहेगा? इट कंसिस्ट ऑफ टाइट्रेंट एंड एनालाइट. टाइट्रेंट क्या है? टाइट्रेंट इज अ सॉल्यूशन व्हिच वी टेक इन ब्यूरेट. ठीक है. और एनालाइट क्या होता है? वो सॉल्यूशन जो कि हम हमारे कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं. ये हमारे पास नोन अमाउंट में होता है, 10 ml 20 ml जितना भी हमें चाहिए, और ये हमने ब्यूरेट में अपने फिल किया होता है. तो क्या होगा? टाइट्रेंट जो है वो आपके एनालाइट के साथ रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बनेंगे. उस इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट्स. ठीक है. तो ये जो रिएक्शन है इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. व्हेन द टाइट्रेंट रिएक्ट विद एनालाइट टू फॉर्म इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. अब ये रिएक्शन हमें कब तक कंटिन्यू करना है? देखिए, जो टाइट्रेशन रिएक्शन है वो तब तक कंटिन्यू होगा जब तक हमारी लास्ट ड्रॉप ऑफ एनालाइट नहीं रह जाती है टू रिएक्ट विद द टाइट्रेंट. जब तक आपके पास एनालाइट कुछ भी अमाउंट में प्रेजेंट है जो कि आपके टाइट्रेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यूड रहेगी. जहां पे आपका एनालाइट खत्म हो जाता है वहां पे आपका टाइट्रेंट स्टार्ट्स रिएक्टिंग विद द इंडिकेटर. और जब वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट गिव्स अस द एंड पॉइंट. एंड पॉइंट आपका कलर्ड एंड पॉइंट रहता है जनरली, जो हमें ये बताता है कि नाउ वी नीड टू स्टॉप द रिएक्शन. अब यहाँ पे आपका एंड पॉइंट रिएक्शन का आ गया है. वी डोंट नीड टू फर्दर कंटिन्यू द रिएक्शन एनी मोर. ठीक है. दिस इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा? वी हैव a titrant and analyte which react with each other to form insoluble substances called as precipitate. अब टाइट्रेंट रिएक्ट एनालाइट के साथ कब तक रिएक्ट करेगा? जब तक हमारा एनालाइट जो है वो कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं हो जाता है. जहां हमारा एनालाइट कम्प्लीटली कंज्यूम होके फिनिश हो जाता है वहां हमारा टाइट्रेंट रिएक्ट करेगा इंडिकेटर के साथ to give a colored endpoint which tells us that we need to stop the reaction. लास्ट स्लाइड में हमने बात करी थी प्रेसिपिटेट्स के बारे में. अब ये प्रेसिपिटेट्स होते क्या हैं? द सॉलिड दैट फॉर्म्स वाया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट्स. मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से जो हमें सॉलिड्स मिल रहा है उसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेट. किसी भी चीज को प्रेसिपिटेट करने का क्या मतलब होता है? टू फॉर्म इनसॉल्युबल कंपाउंड. ठीक है. जब हमें कुछ इनसॉल्युबल कंपाउंड मिलते हैं तो मतलब होता है कि हमने किसी कंपाउंड को प्रेसिपिटेट फॉर्म किया है. अब ये जो इनसॉल्युबल कंपाउंड है या प्रेसिपिटेट है ये हमें दो तरीके से मिल सकते हैं. आइदर बाय डिक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड और बाय रिएक्टिंग टू सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है. अब देखिए, जैसे कि ये आपका एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपका जो कुछ भी सस्पेंडेड फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है, बट आप जब आपका ये सॉल्यूशन जो है वो प्रेसिपिटेट करेगा तो क्या होगा? आपको ये अब जो प्रेसिपिटेट्स है वो आपको सस्पेंडेड फॉर्म में नजर आएंगे. ये छोटे छोटे ब्लू कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं या फिर ये आपके प्रेसिपिटेट्स हैं जो कि इस समय सस्पेंडेड हैं आपके सॉल्यूशन के अंदर. बट कुछ टाइम के बाद आपके ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ये प्रेसिपिटेट्स हैं, ये जाके आपके कंटेनर के बेस पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे और आपका ऊपर क्या मिलेगा? आपको एक क्लियर सुपरनेटेंट लिक्विड. ठीक है. तो ये जो आपके इनसॉल्युबल कंपाउंड आपको मिला है एट द बेस ऑफ योर कंटेनर आर दी प्रेसिपिटेट्स और दी इनसॉल्युबल कंपाउंड. Now there are certain characteristics of precipitation titration. The first one is the precipitate must be practically insoluble. Second, precipitation reaction should be rapid and quantitative. We should be able to quantify the amount of precipitate form. Titration results should not be hampered by adsorption. Means there should not be any adsorption process during the titration जो आपके प्रेसिपिटेट की क्वांटिटी को डिफर कर सकते हैं. तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस आपके टाइट्रेशन प्रोसेस में नहीं होना चाहिए.
and lastly it must be possible to detect the end point during the titration. अब titration हमको कब तक continue करनी है? हमें दिख रहा है कि हमारे जो insoluble compound है, जो precipitates है, वो form हो रहे हैं, but कब तक हमें हमारा जो titration है वो continue करनी है? तब तक जब तक हमारा end point नहीं आता। तो ये end point जो है वो आपको during the titration clearly visible होना चाहिए कि अब आपको आपका reaction आगे further continue नहीं करना है। चलिए अब हम आते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब इस सॉल्युबिलिटी क्या होता है ये तो हम सब जानते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल और द सोल्यूट दैट इज एबल टू बी डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है till it achieve the saturated point। saturated point का क्या मतलब हुआ? अब इसके बाद कुछ भी सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में नहीं जाएगा, that is called as saturated point, and the important point is at a given temperature। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर के साथ इफेक्ट होती है। ठीक है, अब जनरली हम जो हमारे सॉल्युबिलिटी है इसको हम कैलकुलेट करते हैं आइदर इन ग्राम पर लीटर और इन मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये दो यूनिट जनरली हम यूज करते हैं टू मेजर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हमारे दो तरह के सॉल्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज द हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स, जैसे कि आपके NaCl, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या है? ये आपके हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स है। इनको आप पानी में डालते जाइए, ये इजीली उसके अंदर डिसॉल्व होते जाएंगे। ठीक, अब दूसरी आती है कैटेगरी आपकी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स को हम इनसॉल्युबल सॉल्ट्स भी कहते हैं। जब हम बात कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो हम बात करेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की, और अगर हम इसी चीज को जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हम उसको बोलेंगे इनसॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल क्यों? क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर करते हैं कितना सॉल्युबल है, कम सॉल्युबल है, ज्यादा सॉल्युबल है, थोड़ा सा सॉल्युबल है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका वेरी कॉमन एग्जाम्पल AgCl, AgBr, बेरियम सल्फेट, जिंक सल्फाइड। ठीक है, दीज ऑल आर दी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं डिनोट करते हैं KSP से। अब ये जो हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में बात करेंगे, हम इसमें हमेशा बात करेंगे हमारे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की या इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कभी भी आपका हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए नहीं निकल सकता है, ये हमेशा कैलकुलेट होता है आपके स्पेरिंगली सॉल्युबल या फिर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए। ठीक है, चलिए अब इसको समझने के लिए हम एक इक्वेशन देखते हैं। कंसिडर हमारे पास एक सॉल्ट है जो कि अभी सॉलिड फॉर्म में है। सॉल्ट किसका बना हुआ है? AB का, A एंड B, एक कैटायन है एक एनायन है। ठीक है, अब जब इस सॉल्ट को हमने एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब हमने इसको किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, तो ये कैसे ब्रेक डाउन होगा? अब क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो ये कंप्लीटली तो डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये किस में टूटेगा? आपके A+ आयंस और B- आयंस में। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ये आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम का जो साइन है वो हमने लगाया है। ठीक है, क्योंकि कितना अमाउंट में ब्रेक हो रहा है वो अभी हमें नहीं पता है। ठीक, इक्वेशन थी हमारी AB in a salt form when dissolved in a aqueous solution it will give us A+ ion and B- ion। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम ये बीच के स्टेप को रिमूव कर सकते हैं? अगर हम ये बीच के स्टेप को रिमूव कर देंगे तो हमारी इक्वेशन कैसी बनेगी? AB salt in a solid form will dissociate into A+ ion and B- ion when this salt is dissolved in a solution। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इक्विलिब्रियम का साइन हमने क्यों लगाया? क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की। ठीक है, अब क्या हम इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, हम लोगों ने एसिड बेस टाइट्रेशन में सीखा ही है। तो K is the equilibrium constant will be equal to the concentration of product divided by the concentration of the reactant। That means concentration of A+ ion into concentration of B- ion divided by concentration of AB। अब हम AB को मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो इक्वेशन होगी आपकी K into AB will be equal to concentration of A+ ion into concentration of B- ion। अब यहाँ देखिए K जो है ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है,
और AB भी आपका कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि AB जो है वो सॉलिड सॉल्ट है, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। अब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होने की वजह से कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा सॉल्यूशन में। कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा तो ये कुछ बहुत कम अमाउंट में डिसोसिएट हो रहा है अपने आयंस के अंदर। ठीक है, अब जब बहुत कम अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये कांस्टेंट अमाउंट ही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, क्योंकि K भी आपका कांस्टेंट है और AB भी कांस्टेंट है, तो इक्वेशन क्या हो गई आपकी KSP। KSP क्या हुआ? solubility product constant will be equal to the concentration of A plus ion into concentration of B minus ion। अब हमें ये solubility product constant क्या बताता है? ये हमें बताता है कि जो भी हमने सॉल्ट लिया है उस सॉल्ट के जो आयंस है वो हमारे सॉल्यूशन में कितनी कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है, दैट वी कैन फाइंड आउट यूजिंग दी KSP। ठीक है, अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके साथ हमारी दो सिचुएशन बेस्ड हैं। पहली बात, ये जो एक हमारी इक्वेशन बनेगी या फिर जो हम KSP फाइंड आउट करेंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि उस स्टेज के बाद यहाँ पे हम जब हम आयनिक प्रोडक्ट की बात करते थे तो हम इक्विलिब्रियम की बात करते थे। जब इक्विलिब्रियम की स्टेज अटेन होगी तभी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे, क्योंकि अब उसके अंदर फर्दर हमारी इक्वेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ना ही लेफ्ट साइड में और ना ही राइट साइड में। हमारी इक्वेशन जो है वो रेस्टिंग पोजीशन पे है। उसी तरीके से सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा कि अब जितना भी हमारा सॉल्ट था यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, वो जितना भी उसने डिसोसिएट होना था आयंस में वो हो चुका है, फर्दर डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। ये मतलब है आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये जब आपकी इक्वेशन आती है KSP की और हम हमारे आयंस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, वो हम कब करते हैं? जब हमारा सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो चुका होता है एट अ गिवन टेम्परेचर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि अगर हम हमारा टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो हमारे सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफर करती है। तो ये दो पॉइंट्स को हमारा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना जरूरी है जब हम KSP फाइंड आउट करते हैं, कि KSP हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन का निकलता है और एक गिवन टेम्परेचर पे निकलता है, क्योंकि विद टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नाउ लेट्स कंसिडर द कैटायन एंड एनायन रेशियो ऑफ 1:1। हम यहाँ पे ऐसे एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे जिसमें एनायन और कैटायन की जो रेशियो है वो 1:1 की है। फॉर एग्जांपल AgCl, AgBr, इसमें सिल्वर और क्लोराइड की जो रेशियो है वो 1:1 है। सिल्वर ब्रोमाइड की रेशियो 1:1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं हमारे पास एक सॉल्ट है सॉलिड फॉर्म में, दैट इज AB। AB को जब हमने सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो वो किस में फॉर्म में आ गया? एक्वस फॉर्म में। अब जब एक्वस फॉर्म में आएगा तो वो कैसे डिसोसिएट होगा? इनटू A+ आयन एंड B- आयन। ठीक है, अब हम इस बीच के स्टेप को रिमूव करके इक्वेशन लिखेंगे। AB इन द सॉलिड फॉर्म will dissociate in the aqueous form as A+ ion and B- ion। अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं इसका KSP। KSP हम कैसे लिखेंगे? हमने पिछली स्लाइड में सीखा है KSP will be equal to the concentration of A+ ion into concentration of B- ion। Now consider the solubility of salt as S moles per liter। सॉल्ट आपका AB, हम मान के चलते हैं कि हमारे AB जो सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है? S मोल्स पर लीटर। अब क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S है तो जब वो डिसोसिएट होगा तो वो आपका जो A+ आयन बनेंगे वो भी S कंसेंट्रेशन में बनेंगे और B- आयंस वो भी S कंसेंट्रेशन में बनेंगे। समझ रहे हैं ना आप? जैसे हम लोग हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन में करते आए हैं, जितना हमारे पास सॉल्ट है उतनी ही कंसेंट्रेशन में आपके आयंस भी रिलीज होंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई? KSP विल बी इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ A- आयन A+ आयन कितनी हुई? S, और कंसेंट्रेशन ऑफ B- आयन कितनी हुई? S। सॉल्युबिलिटी, सॉरी नॉट कंसेंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो KSP क्या हो गया? KSP इज इक्वल टू S²। तो ये आपकी रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हुआ? KSP इज इक्वल टू S²। लेट्स स्टडी फ्यू एग्जांपल जहाँ पे आपकी एनायन कैटायन रेशियो जो है वो आइदर 1:2 है या फिर 2:1 है। जैसे कि एग्जांपल है आपके PbCl2, यहाँ आपकी कैटायन एनायन रेशियो इज 1:2, whereas in Ag2CrO4 कैटायन एनायन रेशियो इज 2:1। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक सॉल्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल AB2। ये एक सॉलिड सॉल्ट है, सॉल्ट आपका सॉलिड फॉर्म में है। इसको जब हम एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो इट विल डिसोसिएट इनटू A+ आयन एंड टू B- आयन। क्लियर है? यहाँ पे ये हमारा सॉलिड फॉर्म में था, अब यहाँ पे हमारा ये एक्वस फॉर्म में डिसोसिएट हो चुका है। मिडिल स्टेप को रिमूव करते हुए हमारी इक्वेशन कैसे कंसाइज हो जाएगी?
Ab2 in the solid form will dissociate in the solution as A plus ion and 2 B minus ion. इसका हम KSP लिखेंगे. KSP will be equal to concentration of A plus ion into the concentration of B minus का square. अब यहाँ पे आपका 2 था तो concentration form में वो square में आ जाएगा. ठीक है. Now consider the solubility of the salt Ab2 as S moles per liter. अगर आपके salt की solubility S moles per liter है तो वो dissociate भी इसी amount में होगा, यानी कि concentration जो आपकी A plus ion की aqueous solution में आई है that will also be S and B minus is also be S. तो KSP क्या हो गया? KSP is equal to S into 2S square. 2S स्क्वायर कैसे कि आपने देखा था, हमने आपको सिखाया था यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट जब हम डिस्कस कर रहे थे एसिड बेस टाइट्रेशन में, जो फॉर्म आपके यहाँ पे ऊपर 2 में होता है वो नीचे आप 2S का स्क्वायर हो जाता है. ठीक है. तो KSP की वैल्यू क्या हुई? 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे S है आपका स्क्वायर और एक और तो 4S क्यूब. सो KSP इन केस ऑफ केटायन आयन रेशियो 1:2 और 2:1 विल बी 4S क्यूब. क्लियर है? चलिए इसका अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं हम. कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट इफ 1 liter of its saturated solution contained 0.533 grams of magnesium carbonate. ठीक है. तो मैग्नीशियम कार्बोनेट आपके सॉल्यूशन फॉर्म में कैसे डिसोसिएट होगा? Mg2 प्लस CO3 2 माइनस. क्लियर. इसकी KSP की वैल्यू, KSP इक्वेशन क्या बनेगी? KSP विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयंस. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgCO3 इज 84.32. मॉलिक्यूलर सॉल्युबिलिटी विल बी, मॉलिक्यूलर सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी? मॉलिक्यूलर सॉल्युबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो मास हमें कितना गिवन है? 0.533. मॉलिक्यूलर मास है आपका 84.32 ग्राम्स. तो आपका नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 0.00632. दैट इज इक्वल टू 6.23 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर. अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिए, जब हम लोग KSP की बात करते हैं तो हमेशा हम हमारे सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट लेंगे वो हम मोल्स पर लीटर में लेंगे, ग्राम पर लीटर नहीं लेंगे. अगर ग्राम पर लीटर में है तो उसको हम मोल्स पर लीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, तभी हम उससे KSP की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है. तो KSP इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द यूनिट ऑफ मोल्स पर यूनिट. तो अब KSP की वैल्यू, KSP कैसे फाइंड आउट करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयंस. कितना है आपका? दोनों, क्योंकि ये जब सोल्यूबलाइज होगा तो अगर इसकी हम सोल्यूबिलिटी S मानते हैं तो ये भी इक्वल अमाउंट S में ही डिसोसिएट होंगे. पीछे अभी हमने देखा है KSP फाइंड आउट करते हुए. तो जब इसकी वैल्यू, मैग्नीशियम कार्बोनेट की वैल्यू आपकी नंबर ऑफ मोल्स आए 6.23 इंटू 10⁻³ तो इनकी भी सोल्यूबिलिटी नंबर ऑफ मोल्स उतने ही डिसोसिएट हुए हैं. यानी कि 6.23 इंटू 10⁻³ इंटू 6.23 इंटू 10⁻³ वैल्यू हो गई आपकी 4 इंटू 10⁻⁻6. तो आपके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हुआ मैग्नीशियम कार्बोनेट का? 4 इंटू 10⁻⁻6. आज की प्रेजेंटेशन का हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट इन सॉल्युबिलिटी. इसमें हम एक सॉल्ट कंसिडर करते हैं AB, जो कि सॉलिड फॉर्म में है. व्हेन इट गोज इनटू द एक्वस सॉल्यूशन इट विल गिव A प्लस एंड B माइनस. कंसाइज इक्वेशन विल बी AB सॉलिड will give you A plus and B minus in the aqueous solution. अब ये जो हम सारी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं sparingly soluble salt की. ठीक है. तभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन है. अब sparingly soluble का मतलब क्या होता है कि ये completely dissolve नहीं होगा, कुछ अमाउंट में डिसोसिएट होंगे इसके आयंस. वहीं हम एक और सॉल्ट को कंसिडर करते हैं AX. ये AX क्या है? दिस इज अ हाईली soluble salt. ये भी अभी सॉलिड फॉर्म में है और ये जब डिसोसिएट होगा इनटू सॉल्यूशन फॉर्म इट विल गिव यू A प्लस आयन एंड A माइनस आयंस. अब क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा. जितने भी इसके पास A प्लस आयंस हैं और X माइनस आयन है कंप्लीटली उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए, अब हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस में एक कॉमन आयन है, दैट इज A प्लस आयन. ठीक है. अब ये जो A प्लस आयन है ये कॉमन आयन है. अब जैसे ही यहाँ पे तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल था तो कम अमाउंट में था सॉल्यूशन में. जैसे ही AX आया सॉल्ट आपके सॉल्यूशन के अंदर तो इसने बहुत सारा ज्यादा अमाउंट में A प्लस आयन को रिलीज कर दिया. जब A प्लस आयंस इतनी ज्यादा अमाउंट में रिलीज हुए तो क्या हुआ?
यहाँ का जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब होने लगा। अब जैसे ही हमारा ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें क्या बोलते थे कि हमारा जिस तरफ का भी, चाहे आपका लेफ्ट हैंड साइड का चाहे आपका राइट हैंड साइड का, कहीं का भी इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब होगा तो रिएक्शन जो है वो उसी की बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। अब यहाँ पर क्योंकि आपका जो है रिएक्शन डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि ए प्लस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ गई है, तो रिएक्शन जो है वो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगा है ताकि वो फिर से सॉल्ट जो है वो बना सके। अब सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में मतलब क्या करेगा, वो एक्वस से सॉलिड फॉर्म में जाएगा, मतलब प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो उसने और ज्यादा वो प्रेसिपिटेट बनाने लगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ए प्लस आयन की जो सॉल्युबिलिटी थी वो डिक्रीज हो गई। समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि ए प्लस आयन ज्यादा हो गए, ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन गया बैकवर्ड पोजीशन में और वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होने लगे। अब रिएक्शन को स्टेबलाइज करने की वजह से क्या हुआ, आपकी जो ए प्लस आयन की जो कंसेंट्रेशन थी उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। आया समझ में? यही हम कॉमन आयन इफेक्ट हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन में भी पढ़ते आए हैं। वही सेम प्रिंसिपल है, जो आपका कॉमन आयन है उसकी कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ेगी, सॉल्यूशन में बढ़ने की वजह से जो आपका इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन था वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, और जिसकी वजह से आपके जो सॉल्यूशन है उसकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूशन में जो आयन है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज योर कॉमन आयन इफेक्ट इन solubility. With this, I am winding up my today's lecture. Keep subscribing and sharing my videos. Thank you.